नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार की सुबह सुबह एक ऐसी घटना घटी चंडीगढ़ में, जिसके बाद एक बार फिर इस बात की पुष्टि हो गई कि ये कुछ कुछ स्वार्थों के लिए इंडी अलायंस बन तो गया, इसका नामकरण भी हो गया, इसकी 3 बैठकें भी हो गई पटना, बेंगलुरु और मुंबई में। लेकिन ये इसके जो गठबंधन दल हैं, ये एक दूसरे को ही असहज कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये भी संदेश और संकेत मिल गया इस घटना से कि गठबंधन धर्म जिसको हम कहते हैं, उसका ना ये पालन करने को तैयार हैं, ना ये एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हैं, ना ये सुख में साथी हैं, ना ये दुख में साथी हैं। बल्कि अब तो कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं, जिनसे हम ये कह सकते हैं, एक कहावत है ना पुरानी के पूत के पाँव पालने में ही पहचान पहचाने जाते हैं कि कैसा निकलेगा। तो अब ये बहुत दूर तक साथ चलेंगे, इसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कई कारण हैं, पहले मैं ये घटना बता देता हूँ कि घटना क्या हुई है। चंडीगढ़ में रहते हैं सुखपाल खैरा, 3 बार के एमएलए हैं भुलत्थ सीट से। 2017 2007 में पहली बार एमएलए चुने गए थे कांग्रेस के टिकट पर। इसके बाद 2017 में दूसरी बार एमएलए चुने गए आम आदमी पार्टी के टिकट पर। इनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद साल भर ही बीता होगा, खटपट हो गई और मतभेद भी इतने तीखे कि इनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद फिर ये कांग्रेस में वापस आ गए और 2022 का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें ये फिर तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर ही चुने गए एमएलए। यानी 2 बार कांग्रेस के एमएलए रहे, एक बार 2017 में आम आदमी पार्टी के एमएलए रहे। ये जो कांग्रेस की किसान कांग्रेस है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा इनको प्रभावशाली नेताओं में माना जाता है, क्योंकि इनके पिताजी अकाली दल में ना केवल एक प्रभावशाली भूमिका में थे, बल्कि मंत्री भी रहे हैं। तो ये एक ऐसा परिवार है जिसकी अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। अब इनको गिरफ्तार क्यों किया गया साहब? बताया ये जा रहा है कि मार्च 2015 में जलालाबाद पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था, कुछ बरामदगियां हुई थी, जिसमें 2 किलो हेरोइन थी, कुछ सोना था, कुछ दूसरी चीजें थी। उसमें 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनमें से कोई एक था, शायद गुरुदेव नाम था या क्या था, जो सुखपाल खैरा का नजदीकी था। उस समय यानी 2015 में भी इनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई थी, इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल गई थी, यानी जो समन जारी किए जा रहे थे उसको रद्द कर दिया गया था। पर सुप्रीम कोर्ट से कोई जांच पड़ताल पर रोक नहीं लगाई गई थी। 2021 में इनके खिलाफ ईडी ने भी कार्रवाई की थी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में करीब करीब
8 या 9 महीने बाद इनको जमानत मिल गई थी। अब आप ज़रा ये सोचिए कि ये एमएलए हैं कांग्रेस के। ये आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी पंजाब विधानसभा में रह चुके हैं। इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, यानी केजरीवाल की सरकार है, यानी भगवंत मान वहां चीफ मिनिस्टर हैं। 2015 के केस में 2023 में आकर के अचानक पुलिस कांग्रेस के एक एमएलए को गिरफ्तार करे, वो भी चंडीगढ़ आकर के, संभवतः सेक्टर 5 में इनकी गिरफ्तारी हुई, और सुबह सुबह 5:30 बजे 6 बजे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो सवाल तो खड़े होंगे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल उस गठबंधन में हैं, इंडी अलायंस में हैं, जिसमें कांग्रेस धुरी बनी हुई है, और आप पंजाब में कांग्रेस के ही एमएलए को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए? अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस को सम्मान देकर के चल रहे हैं? और इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में आगे निभनी नहीं है। इनके एक मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली की तरफ नहीं देखना चाहिए लोकसभा चुनाव में। यानी पंजाब की और दिल्ली की जितनी लोकसभा सीटें हैं, वहां कांग्रेस को अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा करती है, तो हम फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव ना लड़ने के बारे में सोचेंगे, विधानसभा का चुनाव ना लड़ने के बारे में सोचेंगे। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ भी हो आए, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके आए, वहां भूपेश बघेल की आलोचना करके आए, उनकी सरकार की ले दे करके आए। मध्य प्रदेश में भी ये कार्यकर्ताओं की एक एक सम्मेलन करके चले आए। राजस्थान में भी ये लोग सक्रिय हैं। फिर सवाल ये उठता है कि अगर आप एक गठबंधन में हैं और हर बैठक में आप जा भी रहे हैं, पटना भी गए, बेंगलुरु भी गए, मुंबई भी गए, और फिर भी आप कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। कांग्रेस के एमएलए को भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं कि जी 2015 का ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है। अब 8 साल बाद जो है उनको अचानक से नींद खुली और कांग्रेस का एमएलए गिरफ्तार कर लिया। तो क्यों किया? ये अपने आप में एक रहस्य है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर इधर शिकंजा कसा गया है, उनके शीश महल को लेकर के सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं केंद्र सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिलने के बाद, जिसमें बताया गया है कि बहुत बड़ी अनियमितताएं की गई हैं, बल्कि घोटाला है एक तरीके का। जानबूझ करके नियमों की अनदेखी की गई है, उनको ताक पर रख दिया गया है, और ये शीश महल जो है इतने बड़े क्षेत्रफल में बना दिया गया है, और अपने आप में इतना बड़ा बना दिया गया है, जिसके लिए कोई चीफ मिनिस्टर एंटाइटल ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और संभवतः कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने पंजाब में ये सब किया है, कांग्रेस का एमएलए गिरफ्तार करके। क्या ये अकेली घटना है? ये केवल अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच ही इस तरह की राजनीति हो रही है, एक दूसरे को असहज करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की और टांग खींचने की? जी नहीं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं और जिनके बराबर में सोनिया गांधी बैठती हैं,
उन अधीर रंजन चौधरी ने कम से कम 2 मौकों पर ममता बनर्जी के खिलाफ जम करके बयानबाजी की है। एक मौका था जब 9 सितंबर के डिनर में, जो डिनर आयोजित किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और किनके सम्मान में किया था, जो अलग-अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख हमारे यहाँ पहुंचे थे G20 समिट में भाग लेने के लिए। उसमें कुछ मुख्यमंत्रियों को भी, बल्कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, केंद्रीय मंत्रियों को भी गया था, ममता बनर्जी को भी गया था, M.K. स्टालिन को गया था, हेमंत सोरेन भी दिखाई दिए थे वहाँ, इसके अलावा नीतीश कुमार भी दिखाई दिए थे। और कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों को जरूर इसलिए रोक दिया गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा कि उनको बुलाया जाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने कहा जी दिल्ली नो फ्लाई जोन बना हुआ है, इसलिए हमारा जहाज या हेलीकॉप्टर उतरेगा नहीं, तो हम गए नहीं। लेकिन कांग्रेस का एक चीफ मिनिस्टर यानी हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू तो वहां पहुंचे थे, तो उनको कैसे दिल्ली में एंट्री मिल गई अगर नो फ्लाई जोन एरिया वो घोषित किया गया था। तो ये बहानेबाजी थी और वो एक्सपोज हो गए। उस समय अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में टिप्पणियां की, नीतीश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, हेमंत सोरेन के बारे में भी नहीं की, M.K. स्टालिन के बारे में भी नहीं की, अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के बारे में नहीं की, केवल ममता बनर्जी के बारे में की कि अगर वो डिनर में ना जाती तो आसमान नहीं टूट पड़ता। ममता बनर्जी के बारे में दूसरी टिप्पणी उन्होंने तब की जब वो स्पेन की यात्रा पर गई। 10 दिन का उनका स्पेन का दौरा था, जिसमें सौरव गांगुली भी उनके साथ थे, उनके कुछ मिनिस्टर वगैरह भी थे। और ये सब जानते हैं कि नवंबर में कलकत्ता में जो विदेशी निवेशकों की एक ग्लोबल समिट होती है, उसमें वो उद्यमियों को अ, निमंत्रित करने के लिए गई थी, और वहाँ पर उनका दुबई और वहाँ पर उनका कुछ पवेलियन वगैरह भी लगा हुआ था, उसमें शामिल होने के लिए गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में डेंगू फैल रहा है, ये ममता बनर्जी की लापरवाही का नतीजा है, ममता बनर्जी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, ममता बनर्जी विदेश यात्रा पर है, 3 लाख रुपया रोजाना उनका खर्च कर रही है सरकार का। पता नहीं क्या क्या अधीर रंजन चौधरी ने उनके खिलाफ बयानबाजी की। ये सब क्यों की गई? क्या बिना सोनिया गांधी और बिना राहुल गांधी की सहमति के वो ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी ने एक्चुअल में जब मुंबई की बैठक चल रही थी इंडी अलायंस की, तो वहां पर राहुल गांधी ने जो फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन में अडानी को लेकर के जो रिपोर्ट छपी थी, उस पर एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जिसको लेकर के ममता बनर्जी काफी नाराज हुई थी कि अगर यहाँ अलायंस की बैठक है, 28 दलों की बैठक है, तो राहुल गांधी ने अलग से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर ली? यानी वो अपने को ही अगवा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और अकेले अपने आप को ही हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? घटनाएं तो और भी हुई हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी अडानी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीका टिप्पणी करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इनके ही दूसरे महत्वपूर्ण घटक शरद पवार अप्रैल में मुंबई में गौतम अडानी से मिले थे, 2 घंटे उनकी बैठक चली। फिर जून में इनकी मुलाकात हुई, आधा घंटा मुलाकात हुई। और अभी अहमदाबाद में गए थे शरद पवार, पुणे के एक व्यवसायी हैं, उनकी किसी कंपनी का इनॉग्रेशन करने के लिए, और गौतम अडानी भी वहां मौजूद थे, यानी दोनों ने मिलकर के फीता काटा। उसके बाद शरद पवार गौतम अडानी के घर भी गए, उनके कार्यालय भी गए। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है
कि ये इंडी अलायंस में चल क्या रहा है। ममता बनर्जी राहुल गांधी को सुनाती हैं, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को सुनाते हैं, राहुल गांधी गौतम अडानी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। शरद पवार उन्हीं गौतम अडानी से जाकर के बार बार मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार करवा रहे हैं ताकि जो शीश महल प्रकरण की, घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, उस चर्चा से ध्यान डाइवर्ट कराया जा सके। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दौरों पर भी निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सौरभ भारद्वाज और आतिशी के जरिए मैसेज, संदेश भिजवा रहे हैं कि आप अगर दिल्ली में लड़ेंगे और पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर हमारा रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग। और मामला केवल यहीं तक नहीं है। सीताराम येचुरी कह चुके हैं कि केरल में हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस से। वो ये भी कह चुके हैं कि हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, यानी वहां भी गठबंधन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ऑलरेडी ये संदेश और संकेत दे चुकी हैं कि कांग्रेस ने अगर सीताराम येचुरी से हाथ मिलाया तो फिर वो इस गठबंधन में नहीं रहेंगी। उधर अखिलेश यादव भी यही कह चुके हैं कि लगभग 64 सीटों पर तो हम ही लड़ेंगे और बाकी सीटों पर भी कौन कहां से लड़ेगा ये भी हम तय करेंगे। लालू और नीतीश कुमार के जो सेकंड लाइन के नेता हैं, वो आपस में भिड़े पड़े हैं। अभी आपने सुना होगा मनोज झा ने एक कोई कविता सुना दी पार्लियामेंट में, उसको लेकर के उनकी ही पार्टी के आनंद मोहन ने पता नहीं मनोज झा के बारे में क्या क्या कह दिया। तो हालात इतने खराब इस समय इंडिया एयरलाइंस में हैं और एक दूसरे की जड़ों में जिस तरीके से ये मट्ठा डालने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जिस तरीके से ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब किसी को कोई संदेह नहीं बचा है कि अलग-अलग राज्यों में जो ये पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप करने को की कोशिश कर रहे हैं, सीटों को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, ये वो टैक्टिक्स चल रही है। और ये भी इससे पता चलता है, अभी तक भी ना कोई संयोजक बन पाया है इस इंडिया अलायंस का, ना सीट शेयरिंग पर कोई फार्मूला निकल पाया है, ना लोगो बन पाया है, ना दूसरे फैसले हो पा रहे हैं। तो ये हालत है इंडी अलायंस की और ये कितनी दूर तक साथ चलेंगे, अब तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।